दोस्तों, 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद विपक्ष ने ईवीएम पर हमला बोल दिया है। जो आपके स्क्रीन पर अभी मैं बताने वाला हूं, कैसे कांग्रेस के नेताओं ने ईवीएम के खिलाफ हमला बोल दिया है और वो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, उनके आगे न्याय की मांग रखेंगे और ईवीएम को हटाने की और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात रखेंगे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जब तक ईवीएम मशीन है विष्णु भगवान भी मोदी को नहीं हरा सकते। सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी अर्जी हाजिरी लगाओ के चुनाव का बिल्कुल रद्द करके दोबारा चुनाव कराओ बैलेट पेपर से। एक जल है पूरे देश में, घबराहट है कि हो क्या रहा है। हम वोट कांग्रेस को देते हैं और जीत मोदी जी जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना चाहिए और इन झूठों को बाहर का रास्ता दिखा, चुनाव रद्द करके दोबारा चुनाव होने चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो ही लोकतंत्र बचेगा, नहीं तो बचेगा नहीं। ये भारत को कंगाल कर दिया, रब को माला माल कर दिया। कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हम नहीं आ रहे हैं, देश आ रहा है, किसान आ रहा है, भारत आ रहा है, भारत का जवान आ रहा है, मजदूर आ रहा है। कि लोकतंत्र को बचाना सबका धर्म है। अब तो सब देशवासियों से अपील करता हूं, आप जाग जाओ। आपके बच्चे खतरे में है, आपका रोजगार खतरे में है, आपका घर परिवार खतरे में है। इस खतरे से बचना है तो विरोध करो। नड्डा की फोटो और खरगे साहब की फोटो थी हमारे, ठीक है, उनको पता था हम हार रहे हैं, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, तो मोदी जी ने आके आंकड़े दिए, डरो मत, मैं हूं, ईवीएम में खेल कर रखा है। ये चैनल को कह दिया ये आंकड़े चला दो, वो रुझान चला दे, वो रिजल्ट बन गए। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह कांग्रेस के नेताओं ने ये गुहार लगाई है सुप्रीम कोर्ट से कि ईवीएम को बैन किया जाए। अब आपके स्क्रीन पर कांग्रेस की एडवोकेट विंग के जो लोग हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर। और मुझे उम्मीद है कि कल सीजीआई जो है इस मैटर को लिस्ट करेंगे और कल इलेक्शन कमीशन को नोटिस की जाएगी, या तो फिर वो डायरेक्शन करेंगे कि आपने इन चीज़ों को क्यों सुधार नहीं किया, नहीं सुधार किया तो क्यों नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही सारी चीज़ों की पेनल्टी बनाई जाए। ये मध्य प्रदेश ईवीएम की गड़बड़ी 15,000 शिकायतें पड़ी हैं। इलेक्शन कमीशन को नोटिस होगी, सीजीआई कल इस मैटर को यदि लिस्ट करते हैं तो कल मैटर में नोटिस होगी और इलेक्शन कमीशन से ये चीज़ों का जवाब दिया जाए, मांगा जाएगा। और एक बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है कि चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को नोटिस तक भेजा जाए और फिर चुनाव दोबारा कराने की मांग उठे, तो सुप्रीम कोर्ट में हो। एमपी इलेक्शन कमीशन शिवपुरी का जो स्ट्रांग रूम से जो ईवीएम थी वो बाहर पाई गई है, कब्रिस्तान में पहुंची थी। जितने न्यूज थी जनसत्ता की, इंडिया टुडेज की, पत्रिका की, दैनिक जागरण की, और चुनाव सही प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। अब तो मैंने सीजीआई से रिक्वेस्ट किया है कि यदि इसमें आपको लग रहा है तो आप कल जो है तो इमीडिएट इसको लिस्टिंग करके आप नोटिस करें। इसके लिए हमने रिक्वेस्ट कर लिया है और पढ़ने के बाद हम तत्काल इसमें कुछ न कुछ डिसीजन लेंगे। इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर पेंडिंग पड़ी हुई थी, उसका इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया अभी तक। वो हमारा पूरा इलेक्शन का काउंटिंग का डेट था, उसको कैसे डिसाइड कर दिया। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह ईवीएम के खिलाफ एक माहौल बनाने की तैयारी कर रहा है विपक्ष। दोस्तों, आज मैं आपको 8 पॉइंट्स बताऊंगा। ये 8 पॉइंट्स ये मेरे नहीं हैं, ये टॉप के जो हिंदुस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो हिंदुस्तान की राजनीति को बड़ी करीबी से जानते हैं, उनके मुताबिक ये जो 8 पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं, उन्होंने इन पॉइंट्स के जरिए बताने की कोशिश की है कि बीजेपी के जीतने का क्या कारण है इस इलेक्शन में। जो 3 अहम राज्य जिनमें कांग्रेस पार्टी के बड़े ज्यादा चांस बन जाते थे और अन्य पार्टीज के भी काफी सीट्स निकालने के चांस बन जाते थे, लेकिन बीजेपी इन 3 राज्यों पे एक अच्छी सरकार बनाने जा रही है। उनका क्या एनालिस्ट है। सबसे पहला पॉइंट वो बोलते हैं सोशल मीडिया। जिस तरह उनका कहना है कि कुछ जो पत्रकार या कुछ जो एनालिस्ट जो ये दावा करते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के बड़े करीब हैं, कांग्रेस पार्टी को बड़ी अच्छी से जानते हैं, उन्होंने एक जोरों शोरों से सोशल मीडिया में आवाज़ उठा दी कि ज़मीनी स्तर पर बीजेपी नहीं है, कांग्रेस को कोई नहीं रोक सकता, कांग्रेस पार्टी अब आएगी ही आएगी। अब लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को ही वोट देना है। उनके मुताबिक एक कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द जो है एक ओवर कॉन्फिडेंस का घेरा बन गया। वो ज़मीनी हकीकत समझ ही नहीं पाई, उनसे वाकिफ ही नहीं हो पाए, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की सोशल मीडिया की टीम है वो भी ज़मीनी हकीकत को नहीं भांप पाई, वो सच्चाई को, रियलिटी को समझ नहीं सकी, जिसका नतीजा कांग्रेस और अन्य पार्टीज इलेक्शन में हार गई। दूसरा, उन एनालिस्ट के अकॉर्डिंगली एक सही मुद्दे मोदी सरकार को घेरने के विपक्ष जो है वो सामने नहीं ले पाया। विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों की बात करती थी,
उन्होंने की आरएसएस की बात, उन्होंने की सावरकर की बात, उन्होंने की अडानी की बात। तो ये जो मुद्दे हैं, इन पॉलिटिकल एनालिस्ट के अकॉर्डिंगली जो 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 मध्यम वर्ग है, जो मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो रोज का 2 वक्त के खाने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए पूरा पूरा दिन जो मेहनत करते हैं, इन मुद्दों को उनके साथ वो जोड़ नहीं पाई। इन पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये मानना था कि जो उन्होंने मुद्दे उठाए आरएसएस, सावरकर, अडानी का, कि इनका क्या नेगेटिव इफेक्ट है आम जनता की लाइफ से, इसको वो जोड़ने में विपक्ष की पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी, ये विफल रही, जिसका कारण वो इलेक्शंस हार गए। और सबसे बड़ी बात, आपने देखा किस तरह स्टालिन का बेटा सनातन धर्म के खिलाफ स्टेटमेंट देता है, और बड़ी बात, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने भी सनातन धर्म के खिलाफ स्टेटमेंट दी। और जब बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ मीडिया में, तब जाकर, मतलब बड़ी देर लगाकर राहुल गांधी ने उस स्टेटमेंट को नकारा। तो कहीं ना कहीं इन पॉलिटिकल एनालिस्ट का यह मानना है कि यह भी जनता में एक बड़ा नेगेटिव गया, जिसके कारण एक ये फैक्टर हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव हार गई, जो 3 अहम राज्य थे उनमें हार गई। और तीसरा पॉइंट, मोदी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर पर्सनल अटैक, पनौती, चोर, करप्ट। तो इस तरह के जो अटैक्स हैं, जो ये पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं, क्योंकि बीजेपी भी इस तरह के अटैक्स करती है, तो उनका ये मानना है इन तरह के अटैक्स कर जिस तरह बीजेपी की और खासकर प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है, जो धूमिल हुई है, राहुल गांधी की भी छवि इस तरह के अटैक्स कर टिट फॉर टैट पॉलिसी अपनाकर राहुल गांधी की भी छवि जो है वो धूमिल हुई है। और ये भी एक उनके अकॉर्डिंगली ये कारण है कि कांग्रेस पार्टी जो है इन चुनाव में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। नेक्स्ट पॉइंट, वो बोलते हैं कि महिलाएं, जो 50% आबादी है हमारे हिंदुस्तान की, राहुल गांधी तो महिलाओं की बड़ी बात करते हैं। उन्होंने एक नारा दिया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। जब उन्होंने देखा उत्तर प्रदेश में ये नारा विफल हो गया, तो उन्होंने इस नारे को छोड़ दिया। उनके अकॉर्डिंगली ये बड़ा अच्छा नारा था और राहुल गांधी को इसको आगे ले जाना चाहिए था, हर जगह ले जाना चाहिए था। अगर एक स्टेट में ये फेल हो गया तो ये एक यूनिवर्सल नारा है, ये कभी फेल नहीं हो सकता। तो राहुल गांधी का इस नारे से पीछे हट जाना, तो एक महिला वर्ग में एक मैसेज गया है कि कांग्रेस पार्टी जो है महिलाओं के लिए वो इतनी संजीदगी वो नहीं दिखा पा रही। और सबसे बड़ी बात उन्होंने बोला, जो गीता मुखर्जी की कमेटी है, जो ये बोलती है कमेटी रिपोर्ट की 33% रिजर्वेशन लोकसभा में और असेंबलीज में, स्टेट लेजिस्लेचर्स में महिलाओं को देनी चाहिए। अगर राहुल गांधी इतनी संजीदगी दिखाते तो उनको इस कमेटी की रिपोर्ट की भी बात करनी चाहिए थी। जहां वो विफल रहे हैं, तो महिला वर्ग में जो इतना वो पॉजिटिव बना सकते थे, वो बनाने में विफल रहे, जिसका नतीजा चुनाव हार गई कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी। अगली बात वो करते हैं इंडिया अलायंस के जो नेता हैं उनको लेकर। जिस तरह कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ ने किस तरह अपमान किया समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का, जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश भी रह चुके हैं। क्या बोला था उन्होंने, ये कौन है अखिलेश विखिलेश। इस तरह के तंज कसना जो एनालिस्ट ये मानते हैं कि जो बाकी पार्टनर्स हैं इंडिया अलायंस के, उनका कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं लो हुआ है, जिसके कारण इंडिया अलायंस इन इलेक्शंस में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस बता सकता था। इस चीज के कारण वो नहीं बता पाया। जिस तरह कांग्रेस पार्टी, उस पर एक ओवर कॉन्फिडेंस हावी हो गया और उन पत्रकारों की रिपोर्ट्स पे जाकर जो ये पत्रकार कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को कोई हरा नहीं सकता, इंडिया अलायंस कमजोर हुआ, जिसके कारण उनको हार का मुंह देखना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, इंडिया अलायंस ने जिन पत्रकारों पर, जिन चैनलों पर इंटरव्यू देने से रोक लगाई थी, कमलनाथ और अशोक गहलोत ने उन्हीं पत्रकारों को इंटरव्यू दिया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया अलायंस के रूल्स को तोड़ा, जिसके कारण एक बहुत बड़ा एक फैक्टर बन गया कांग्रेस को हार का मुंह देखने का। पॉलिटिकल एनालिस्ट का दोस्तों ये भी मानना है कि आज बीजेपी के पास एम्पल पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, मीडिया उनके हाथ में है। तो उनका यह मानना है अपोजिशन इंडिया अलायंस को एक ठोस प्लान, ठोस रणनीति के साथ उनको घेरना होगा, अन्यथा 2024 जो है वो जीतना इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों हमें पता है एक तानाशाह का जो नारा, जो एक अपोजिशन बात करती है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, इसको उसको जो आम जनता है उसके साथ जोड़ना पड़ेगा कि तानाशाही हमारे डेमोक्रेसी के कितने खिलाफ है, इसका असर उन पर नेगेटिव कितना ज्यादा होगा।
ये जोड़ने में भी अपोजिशन पार्टी जो है इतनी कामयाब नहीं हुई, उनको ये भी जोड़ना है। और दूसरा, किस तरह बीजेपी ने जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उस पर जिस तरह कब्जा किया है, इस कब्जा करने से किस तरह आम आदमी की जो लाइफ है, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर, उनकी लाइफ पे कितना इफेक्ट होगा नेगेटिव, ये चीज बताने में भी वो विफल रही है, जिसका ये नतीजा है कि कहीं ना कहीं इसका असर इन इलेक्शंस पे हुआ। नतीजा, कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी इलेक्शंस हार गई, जो बड़ी अच्छी जी एक उम्मीद थी पूरे हिंदुस्तान को कि वो परफॉर्म कर सकती थी। यहां आखिरी पॉइंट, भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने चली, इससे राहुल गांधी की एक इमेज एज ए इंडियन लीडर, एक बड़े लीडर की उभरी, जिसका यह नतीजा हुआ कि बीजेपी बैकफुट पर आ गई। उसको इस चीज को काउंटर करना मुश्किल हो गया। कांग्रेस पार्टी जो है इस चीज को भुना नहीं सकी, इस चीज को वो आगे नहीं ले सकी। यहां तक रिपोर्ट्स हैं कि राहुल गांधी की ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट इंडिया से लेकर वेस्ट इंडिया तक भी भारत जोड़ो यात्रा निकालने का एक प्लान था कि वो इस प्लान को एक अमली जामा पहनाएंगे, बट वो प्लान विफल रहा, प्लान वो नहीं निभा पाए। पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये मानना है कि राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को 2024 की इलेक्शंस तक भारत जोड़ो यात्रा चलानी रहनी चाहिए थी, क्योंकि इससे आम जनता का डायरेक्ट संवाद राहुल गांधी से हो रहा था, उनकी प्रॉब्लम्स उनको समझ आ रही थी। यहां कांग्रेस पार्टी चूक गई, जिसका नतीजा बहुत ज्यादा खतरनाक रहा इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टीज के लिए। और दोस्तों, आखिरी, ये जो शख्स देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट का यह मानना है कि जिस तरह इसने इतनी एक नई राजनीति की शुरुआत की इस हिंदुस्तान में और इंडिया अलायंस बनाने में, इस आदमी का एक बहम, एक महत्वपूर्ण योगदान था। कांग्रेस पार्टी को इनके साथ मिलकर एक प्लान बनाना चाहिए, एक महत्वपूर्ण प्लान बनाना चाहिए, जिसमें सभी इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हो कि बीजेपी को कैसे घेरना है। जिस तरह आज ईडी दबिश दे रही है अरविंद केजरीवाल पे, पॉलिटिकल एनालिस्ट का यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी अन्य को साथ होना चाहिए और इनके साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खोलना चाहिए, क्योंकि जब भी एक पार्टनर के खिलाफ बीजेपी कार्रवाई करती है, अगर सभी इकट्ठे हो जाएंगे तो बीजेपी बैकफुट पे आ जाएगी, उनकी हिम्मत नहीं होगी, जुर्रत नहीं होगी इस तरह बाकी किसी पर भी कार्रवाई करने की। क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट का यह मानना है, जिस तरह नई राजनीति की शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने हिंदुस्तान में की, बाकी पार्टीज, कांग्रेस पार्टी मिलकर इस चीज को बुना पाए, अरविंद केजरीवाल को सेंटर पॉइंट रखकर एक नया प्लान सामने लाएं बीजेपी के खिलाफ, तो पॉलिटिकल एनालिस्ट का यह मानना है कि 2024 की इलेक्शंस बीजेपी के लिए जीतना आसान नहीं होगा। और अपोजिशन, खासकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन इलेक्शंस में 2024 लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी को हरा सकती है।